नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए बकुल कथा का 19वां अध्याय। बकुल कथा से संबंधित सारे अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य लेखक लेखिकाओं की कहानियाँ और उपन्यासों का लिंक भी आपको एंड स्क्रीन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी उपन्यास बकुल कथा का 19वां अध्याय। अब तक हमने देखा कि बकुल सनत काका से मिलने जाती है, किंतु जब वह वहां से निकलती है तो टैक्सी में बैठकर घर के सामने आती है। तो अब आगे घर के सामने टैक्सी से उतरी, कुछ चकित हुई। दरवाजे के पास छोटे भैया खड़े, बड़े भैया के लड़के भी। इस तरह रास्ते पर क्यों खड़े हैं? अनामिका को विलंब हुआ। इससे उद्विग्न होकर यह तो अली कल्पना है। अनामिका की गतिविधि से किसे सिर दर्द हुआ है और कब? वैसे परेशान नहीं हुई, सोचा जरूर ही कोई दूसरा कारण है। धीरे सुस्ती ही से मीटर देख रही थी कि बड़े भैया का लड़का बड़ाया जल्दी से पूछा, शंपा से भेंट हुई है? शंपा से? हाँ हाँ, तुमसे मिली मिली है। भतीजे के गले में एक निश्चित संदेह का सुर था, जैसे वह जो पूछ रहा है जवाब उसके अनुकूल ही होगा। अनामिका को आश्चर्य हुआ, बोली, सवेरे के बाद तो मैंने उसे नहीं देखा। क्यों, क्या बात है? जो होना था सो हुआ। बड़ा भतीजा मानो बुआ को ही तुच्छ करने के सुर में बोला, चंपत हो गई है, सवेरे से वो भी नहीं मिल रही है। पानी का दूसरा नाम जीवन क्यों है? पारुल शायद इस बात को इस तरह से उपलब्धि ही नहीं कर पाती। यदि वह चंदन नगर के उस मकान में आकर अकेली नहीं रहती होती, और यदि घंटों केवल चुपचाप गंगा के पानी की तरफ ताकती नहीं रहती। इस अशेष वैचित्र्य में मानो अनंत जीवन का स्वाद। उस युग का बना मकान छोटा होते हुए भी छोटा नहीं। आज के फ्लैट नुमा मकान की छोटाई से उसकी छोटाई की तुलना ही नहीं हो सकती। बहुत सारे कमरे, बरामदे, अकारण अर्थहीन थोड़ा सा दालान। इस मकान में केवल अकेली पारुल अपनी नितांत संक्षिप्त जीवन यात्रा में डूबी हुई, कहीं गले की आवाज नहीं, जीवन का स्पंदन नहीं। अकेली पारुल को घेर कर ही एक अशेष प्राण प्रवाह। निसंग पारुल सिर्फ उस पानी को ताक ताक कर ही जैसे अशेष संग का स्वाद पाती है, जैसे अशेष प्राण का स्पर्श पाती है। परिवर्तन का अर्थ ही तो जीवन है। जो अडिग अचल है, अपरिवर्तित है, उसमें जीवन का स्पंदन ही कहाँ? अचलायतन में ही मृत्यु का बसेरा है। पल पल जीवन ही तो रंग बदलता है। इसलिए नदी प्रवाह जीवन प्रवाह का प्रतीक है। फिर भी नदी उस नियत रूप वैचित्र्य की गहराई में जो एक स्थिर सत्ता है, पारुल की प्रकृति में संभवतः उसकी एकात्मकता है। पारुल जैसी अवस्था में दूसरी कोई स्त्री अनायास ही सोच सकती थी कि अब किस सुख के लिए जीऊं। सोचती जीकर अब क्या लाभ? पारुल नहीं सोचती। निसंग पारुल जैसे अपने जीवन पात्र को हाथ में लिए चक चक कर उपभोग करती है। हर दिन ही जैसे पारुल के निकट एक गहरी उपलब्धि का उपचार हाथ में लिए आकर खड़ा होता है। पारुल बहुत दिन पहले गुजर गए मात्र अमल बाबू नामक भले आदमी की स्त्री ही नहीं। पारुल मोहन लाल और शोभन लाल नाम के दो क्लास 1 अफसर की माँ ही नहीं। पारुल बहुतेरे अपने सगों में से ही एक नहीं। पारुल एक सत्ता का नाम है। वह यही अनुभव करती है। अनुभव के ऐसी एक क्षण में उसे माँ की याद आई। पहले पारुल माँ को नहीं समझ पाती थी। माँ के सदा उत्तेजित स्वभाव प्रकृति से चिढ़ती थी। अपनी माँ के दर्जन भर बाल बच्चों को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, परंतु अब वह जैसे दर्शक की भूमिका में बैठकर माँ को देख सकती है। एक निश्वास निकला। उसने सोचा, माँ यदि बहुत कम उम्र में विधवा हो जाती तो शायद जी जाती। यह दृष्टि शायद बकुल ने ही पारुल को दी है। उसने ही काल्पनिक चरित्र के द्वारा माँ की अपरिसीम निरुपायता का इतिहास लिपिबद्ध किया है। अवरोध के उस असहाय युग में प्राय सभी बंगाली स्त्रियों का जीवन बकुल पारुल की माँ के जीवन की छाया का प्रतिफलन है। इतना ही नहीं, कोई अंध अबोध थी और कोई दृष्टि शक्ति एवं बोध की यंत्रणा से जर्जर। पारुल ने अपनी माँ के उस बोध जर्जित जीवन की ज्वाला देखी है। उस समय वह माँ को इस जलन से उबते खींचते देख अजीज होती थी। अब दूर लोग से ममता की दृष्टि से ताकती है। कभी कभी वह जैसे माँ को गंगा तट के इस बरामदे पर लाकर बिठाती है और उसके बाद मुक्ति की कंगाल उस स्त्री के लिए एक गहरा निश्वास उत्सर्ग करती है।
पारुल के विधाता पारुल के प्रति कुछ प्रसन्न तो हैं। जब भी पारुल को बहुत दिनों तक एक स्थूल पुरुषचित की आसक्ति के शिकार होकर पड़े नहीं रहना पड़ा। जो आसक्ति एक चिपचिपे लार सी घिरे रहती है, जो आसक्ति कहीं किसी तरफ मुक्ति की खिड़की नहीं खोलने देती। अब समय ने पलटा खाया है शायद। हाँ, अब शिकार और शिकारी ने अपनी अपनी जगह बदली। पारुल को अचानक ही अपने दोनों लड़कों का ख्याल आया, लेकिन ये कैसे मुक्ति की खिड़की खोजा करते हैं। पारुल के लड़के या परम परितोष से एक आसक्ति की चिपचिपी लार बदन में लगाए अपने को सुखी सुखी समझते हैं। शायद यही हो सकता है। अधिकार बोध में वे तीखे पैने सचेत हैं, परंतु अभिमान आरक्त उस एक प्रभुचित के निकट समर्पित प्राण होकर रहना ही उनका आनंद है। प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा को विलीन करने में ही उनके जीवन को चरम सार्थकता है। अपने बाल बच्चों को ही क्या पूरी तरह पढ़ा जा सकता है? बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है, शायद संपूर्ण नहीं। बहुत कुछ जाना जा सकता है, इसलिए शोभन के लिए गहरी वेदना का बोध है। मानो पारुल यह समझ सकती है। शोभन की शांति प्रियता ने ही उसे बहुत हद तक असहाय रखा है। कभी कभी बड़ा अजीब सा लगता है पारुल को। ऐसा लगता है जैसे अनेक रस्सी डोरी की गिरह कटकर किसी भयंकर जीव के जबड़े से कुछ दूर भागकर वह सांस लेकर जी रही है। वह भयंकर क्या है? समाज, लोक समाज। शायद वही लोक समाज का मुंह निहार कर पारुल को अब अपनी इच्छा के खिलाफ कुछ करना नहीं पड़ता। जाने कब अचानक लोक निंदा की उस परम हास्यकर दिशा की उपलब्धि करके वह उससे फिसल कर निकल आई। अब पारुल के ससुर वंश के कोई व्यक्ति पारुल से किसी प्रकार की प्रत्याशा नहीं करते। विधवा पारुल झंझट झमेले से मुक्त, पारुल आत्मीय स्वजन के सुख दुख में जाकर खड़ी होगी, यह आशा अब किसी को नहीं। पारुल जब किसी को बीमार जान देखने जाती है तो वह विगलित हो जाता है। पारुल अगर किसी के यहाँ ब्याह के न्योते में जाती है तो वह धन्य हो जाता है। नहीं जाने से भी कोई कुछ नहीं सोचता, क्योंकि अब सबने यह समझ लिया है वह वैसी ही है। पारुल की समधि ने अब पारुल की बेटा पुतोहू की कर्तव्यहीनता पर आलोचना मुखर नहीं होती। उन लोगों ने भी मान लिया कि वह वैसी ही है, परंतु यह मुक्ति आहरण सबके वश की बात है नहीं, क्योंकि बंधन तो बाहर नहीं अपने ही में है। वह बंधन है मैं। वह मैं लोगों की निगाह से सब झकझक चकचक निर्मूल रहे, कोई जिससे उसे त्रुटि का अपराधी ना बना सके। यह तो चेष्टा रहती है इंसान की, किंतु इस मैं को वास्तव में परिशुद्ध करके निर्मूल होने की चेष्टा कितनों की होती है। मैं को सवार कर दिखाने वालों की ही संख्या अधिक है। दिखावे के इस मोह को त्याग कर सकने का शायद त्याग की राह से परिशुद्धि आए, परंतु मैं बंधन है, बहुत ही बड़ा बंधन। पारुल को शायद यह बंधन सदा से ही कम था, अब और भी नहीं रहा, परंतु इस बंधनहीन पारुल के सामने हठात बंधन की डोरी आ गिरी। हाँ, गिरना ही कहिए, क्योंकि बिना किसी नोटिस के ही घटना घट गई है। आज थोड़ा बहुत कुछ पकाने चुकने की तैयारी कर उसने स्टोव जलाया ही था कि दरवाजे के बाहर एक साइकिल रिक्शा के रुकने की आवाज़ हुई और साथ ही साथ रिक्शे वाले का स्वर सुनाई पड़ा, माई जी, यानी सवारी ने पुकारने का भार उसी पर दिया। कौन आया ऐसे में? कौन आया पारुल के पास? लड़कों के सिवा और कौन, जो अपने कर्म स्थल से कलकत्ता आने जाने के समय माँ को दर्शन दे जाते हैं या दर्शन कर जाते हैं, परंतु वे तो पहले ही आ जाते हैं। सामान लेकर रिक्शा वाला पीछे पीछे आता है। तो क्या कोई हठात बीमार होकर? पारुल झट नीचे तल्ले पर उतारी और उतरते ही ठिठक कर खड़ी हो गई। सीढ़ी के झरोके पर रिक्शे में बैठी दुबली पतली जिस लड़की को हठात शोभन की बहू समझने की भूल कर बैठी थी, वह एक अपरिचित लड़की थी। बगल में एक अपरिचित पुरुष मूर्ति। तो क्या वह लड़की बिल्कुल ही अपरिचित है? कहीं देखा है ना इसे? अरे आश्चर्य, यह लड़की पारुल के पितृकुल की है ना, पारुल की भतीजी। फिर भी बिना पूछे रहा नहीं गया। कौन? मैं। वह लड़की उतर आई, मानो तकलीफ ने झुक कर प्रणाम जैसा करके बोल उठी, मैं शंपा हूँ, आपके भाई की लड़की। बुआ को यानी छोटी बुआ को मैं तू ही कहती हूँ, मगर आपसे तो बिल्कुल ही जान पहचान नहीं है, इसलिए आप ही कह रही हूँ। यदि यहाँ कुछ दिन रह जाना संभव हुआ तो फिर देखा जाएगा, अभी प्रश्न है रह जाने का। एक अजीब परिस्थिति में पड़कर अचानक आपके यहाँ चली आई। क्यों आई नहीं जानती, 7 जन्म में आपको पहचानती भी तो नहीं हूँ। बुआ के लिफाफे में पर बराबर आपका पता देखते देखते मुखस्त हो गया था, इसलिए अब माजरा भी सुन लीजिए। मुझे तू तुम ही कह। पारुल हंसी, मैं नाराज नहीं होंगी। नहीं होगी ना? खैर जी गए बाबा, अब बोलना सहज हुआ। सुनो,
मैं ना जिसे असुविधा में पड़ना कहते हैं, मतलब बड़ी असुविधाजनक स्थिति में पड़कर बिना सोचे विचारे तुम्हारे यहाँ चली आई, समझी ना? बिल्कुल सोचा ही नहीं, ऐसा नहीं। सोचने विचारने में तुम्हारा नाम मन में आ गया। आई अवश्य उपकार की आशा में, उपकार करना ना करना तुम्हारी मर्जी। रिक्शे पर उस लड़के को देख रही हूँ ना, उसका नाम सत्यवान दास है। माने और क्या समझ ही रही हो, ब्राह्मण संतान वंतान नहीं है। और माने यह है कि तुम लोग जिसे भला आदमी है कहते हो वह भी नहीं है, सिर्फ कुली मजदूर। खैर जो भी हो, उसी के साथ ब्याह करने का निश्चय किया, इसलिए उसी के साथ घूम फिर रही हूँ। एकाएक श्रीयुत मेरे पिताजी, माने और क्या तुम्हारे छोटे भैया, कैसे इसका अता पता पाकर आग भूमिका हो गए। उफ, गुस्सा की पूछो मत। उस अभागे से मिलने जुलने से इस घर में रहना नहीं होगा, आदि आदि आदि। मगर मैं भी उसी बाप की बेटी ठहरी। मैं ही 19 कैसे हूँ? कहा ठीक है, मैं अब इसे छोड़ नहीं सकती तो घर ही छोड़ दिया, बस चल दी। इधर इन महाप्रभु की मेस में पहुंची तो देखती क्या हूँ, श्रीमान मजे से 104 डिग्री बुखार लिए कंबल ओढ़े पड़े हैं। जरा मेरी हालत समझो, मेस का कमरा और भी 2-2 रूममेट, वहाँ इस रोगी को लेकर करूँ क्या? उसी के भरोसे घर छोड़कर चली आई, और उसने क्या तो यह दुर्व्यवहार किया तो उपाय, बस यही उपाय सूझा। माने माने और क्या, मुसीबत में पड़ने पर बुआ के पास ही जाने की आदत है ना। लेकिन बुआ तो अपने गणमान्य बड़े भाई के पास है, तब याद आया और भी तो बुआ है, उसी के पास जा हमको। हाँ, लेकिन सभी एक ही तरह के नहीं होते। तुम भी छोटी बुआ जैसी होगी, ऐसी कोई बात नहीं। ना जानी ना पहचानी एक बेचारी भतीजी रास्ते में बुखार वाले और एक अभागे को जुटाकर तुम्हारे यहाँ रहूंगी बुआ कहकर लाड़ लड़ाते हुए तुम औलाद से गले से लगकर रहो रहो कहोगी, ऐसी कोई बात नहीं। मगर करूं क्या, कोई उपाय भी नहीं था। जैसा भी हो, नीचे के ही किसी कमरे में एक बिछौना बिछा दो, इसे लिटाना जरूरी है। देख रही हो ना, किसी तरह से गर्दन सिकोड़े बैठा है। लुढ़का की किस्सा खत्म। हरगिज आना नहीं चाह रहा था, मैं ही जबरदस्ती। उसकी बातों के बहाव में बह गई पारुल। पारुल ने अब स्रोत के बीच में अपने को लाकर कहा, खैर तेरी कहानी फिर सुनूंगी, अभी उसे ले चल। भाई रिक्शा वाले, तुम जरा बाबू को सहारा दो। तब तक रिक्शे पर का आदमी स्वयं सीधा होकर बैठा, लड़खड़ाते स्वर में बोला, नहीं नहीं, सहारा देने की जरूरत नहीं। जरूरत नहीं, सरदारी हो रही है। प्रबला अभिभाविका ने उसका एक हाथ पकड़कर उतरने में मदद देते हुए कहा। उसके बीच रास्ते में आलू कदम और क्या क्या। चलो धीरे धीरे, रिक्शे वाले सावधान। जितना जल्दी हो सका नीचे तल्ले में ही सदा बैठक खाने के कमरे की पड़ी हुई चौकी पर एक बिस्तर डालकर पारुल ने भी पकड़ने में कुछ सहायता दी। अच्छा, अभी तो नीचे ही लगा दिया, बुखार कम हुए बिना तो सीढ़ी चढ़ना संभव नहीं। कुछ चैन मिले सोकर फिर डॉक्टर का उपाय करूंगी। छोकरा लेटकर मानो जी गया। एक अखबार से हवा करते हुए पारुल ने कहा, रिक्शे वाले चले मत जाना, मैं तुम्हारे रिक्शे से जरा जाऊंगी। बाजार में ही पास ही कहीं एक दवाखाना है, डॉक्टर बैठते हैं। खैर जान में जाना ही। धब से चौकी के एक और बैठ गई शंपा। उसके बाद अखबार उठाकर खुद को झेलते झेलते बोली, देख रही हूँ अपनी दादी जी के लड़के जिस मिट्टी के बने हैं, लड़कियां उस मिट्टी की नहीं हैं। बड़ी बुआ मझली बुआ के बारे में विषय नहीं जानती, मगर तुम दोनों तो भली हो। उस समय तुम कह रहे थे प्यास लगी है, पानी पियोगे? पानी छोड़ो, डाब है घर में, ठहरो ला देती हूँ, उसके बाद डॉक्टर जैसा कहेगा। यह कहकर पारुल उठकर चली गई। पारुल के लिए यह काम अभावनीय ही है। हठात ऐसी परिस्थिति सामने नहीं आ जाने से पारुल क्या सोच सकती? बाजार के मोड़ तक जाकर वह डॉक्टर को बुला ला रही है, सोच नहीं सकती थी, लेकिन इस समय वही काम कर बैठी, सहजी अनायास। मनुष्य परिस्थिति का दास मात्र है, इसमें संदेह क्या। उसे दवा पथ्य खिलाने के बाद शंपा हाफ कर बैठती बोली, अब तक कहने से शर्म आ रही थी। क्या पता तुम सोचो कि यह छोरी कैसी पिशाचिनी है। रे बाबा, ऐसी बुरी घड़ी में तो उसे अपनी भूख का ख्याल आया, मगर अब तो रहा नहीं जा रहा। हाय, पारुल ने लज्जित स्वर में कहा, चीची मैं भी कैसी हुई है तो तेरे कहने की बात नहीं। मुझे तो पहले ही जलपान देना चाहिए था। चाहिए कहा था? अकस्मात जो एक गंध मादन पर्वत ला पटका है तुम्हारे माथे,